नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आज मैं मेनली क्लास 9th साइंस का चैप्टर 1 जो हमारे चैप्टर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ, वो चैप्टर 1 का मैं इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। मैं आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आंसर ही नहीं बताऊँगा, बल्कि इस सारे कॉन्सेप्ट जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं सारे आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों आज आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। मतलब आप यदि इसको कर लेंगे तो मतलब मान लीजिए कि आपको कोई गेस पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारा एनसीईआरटी का मतलब एक एक पॉइंट्स छाट करके लाया है। और आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो एनसीईआरटी के अंदर ही पूछेगा, उससे बाहर कभी नहीं पूछेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, मेरा पहला है, देखिए यहाँ पे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। मतलब मैंने पॉइंट्स लिखा है, क्वेश्चन नहीं लिखा है, ठीक है। आपको जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, आपको दे देगा रिक्त स्थान दे देगा, या फिर कोई स्थान नहीं, इस तरह का कुछ ऑप्शन देगा। तो आप यदि आपको याद रहेगा तो आप लगा सकते हैं कि रिक्त स्थान होता है, ठीक है। तो आप इसको एक याद रखें कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। और दूसरा ये है कि जो ठोस, ठीक है, और ये भी याद रखें कि ठोस में सबसे कम होता है, ठीक नहीं, ठोस में कम होता है। और इस कारण ये क्या होता है, संपीड़ित कम होता है, मतलब दबता कम है, ठीक है, रिक्त स्थान कम होने के कारण। और जो द्रव में आपका, द्रव में ठोस से ज़्यादा होता है, रिक्त स्थान ठोस से ज़्यादा होता है। और ये ठोस से ज़्यादा संपीड़ित होते हैं, यहाँ द्रव नहीं होना चाहिए, यहाँ से ठोस से ज़्यादा संपीड़ित होते हैं, ठीक है। और जो आपका गैस है, तो गैस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। जैसे आप गैस, हवा में गैस, हवा क्या एक प्रकार का गैस है, एयर, तो उसमें क्या आसानी से हाथ चला सकते हैं। लेकिन यही आप यदि पानी में डुबा के हाथ चलाए तो क्या हाथ चला सकते हैं, मतलब चला सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना आप हवा में चला सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आप जानते हैं कि गैस में सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम, और ठोस में सबसे कम होता है। और जब गैस में सबसे कम है सबसे ज़्यादा है रिक्त स्थान, तो संपीड़न भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप इसको याद रखें, आपको क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। पूछेगा कि आपका कि बोल सबसे ज़्यादा संपीड़ित कौन द्रव का कौन सा, मतलब क्या बोलते हैं, आपका 3 प्रकार का होता है कोई भी पदार्थ का, ठोस, द्रव और गैस। तो पूछेगा आपका सबसे ज़्यादा संपीड़न किस में होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में। तो आप क्या लगाएंगे वहाँ पे, गैस में। और आप ये पूछ सकता है कि रिक्त स्थान सबसे कम किस में होता है, रिक्त स्थान सबसे कम किस में होता है, रिक्त स्थान सबसे कम इसमें होता है, ठोस में। तो इस प्रकार जिस तरह भी क्वेश्चन पूछे आप कर सकते हैं, मैंने आपको पॉइंट्स बता रखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कि अगला कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। मतलब जैसे अब जैसे मतलब पानी के में कुछ कण है तो हमेशा, मतलब कहीं कोई भी पदार्थ के कण में, पदार्थ के अंदर कोई भी कण है तो हमेशा क्या होते हैं, एक गतिशील होते हैं, ठीक है। और इस गतिशील के कारण उसमें एक ऊर्जा होता है, उसको क्या बोलते हैं, आप पढ़ेंगे हो या फिर पढ़ेंगे, वो किसी कोई भी जब वस्तु को गति में होता है तो उसमें एक ऊर्जा होता है, उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक नहीं। तो गतिशील कण में गतिज ऊर्जा होते हैं, इसको भी आप याद रखें। इसको पूछ अगला है, किताब बढ़ाने पर कण की गति बढ़ जाती है, ठीक है, ये याद रखें। जैसे हम यदि टेम्परेचर यानी ताप को बढ़ाएंगे तो जो मेरा गति है, ठीक नहीं, गति वो मेरा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ताप बढ़ाने पर कणों की गति बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, या नॉन ऑफ तीज। आप क्या लगाएंगे वहाँ पे, बढ़ती है ताप बढ़ाने पे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है कि दो पदार्थों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। दो पदार्थ अपने, मतलब स्वतः मतलब अपने आप मिलना। तो जैसे मैंने क्या बोला कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। मतलब वो जो गतिशील होते हैं कभी ना कभी एक दूसरे से मिल जाएंगे, और मिल जाएंगे तो एक नया पदार्थ बनाएंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि आपको स्वतः मिलना, मतलब अपने आप मिलकर जो कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं विसरण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विसरण कहते हैं। हमें यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। जैसे मान के चलिए आप गर्म किए, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो क्या होगा, उसका जो गति करने का रेट है, यानी जो धीरे धीरे गति कर रहा था वो तेज़ी से गति करेगा। अब तेज़ी से गति करेगा तो तेज़ी से दोनों क्या होगा, मिलेगा, और तेज़ी से मिलेगा तो विसरण भी क्या होगा, तेज़ी से होगा। तो मैंने लिख लिया कि गर्म करने पर विसरण तेज़ी से होता है। आपको पूछ देगा कि टेम्परेचर यानी ताप बढ़ाने पर विसरण की गति क्या होती है,
घटती है, बढ़ती है, समान रहती है। तो यहाँ क्या मैंने क्या लिखा कि तेज होती है मतलब बढ़ जाती है, तो आप लिखेंगे आंसर करेंगे बढ़ जाती है। ठीक है, अगला है आपका कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे पदार्थ के कण क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी कारण ठोस में क्या होता है, ठोस में एक दूसरे के पदार्थ को जट मतलब ज़्यादा फोर्स के द्वारा आकर्षित करता है। इसलिए क्या होता है, जो मेरा ठोस है वो कठोर होता है, लेकिन यही आपका द्रव और गैस में क्या होता है, उतना आकर्षित, उतना बल के साथ आकर्षित नहीं करता, इसलिए ये थोड़ा मतलब उतना ठोस नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखें कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इस बल को क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अगला है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो आप जानते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन है, आप शुरुआत में जब चैप्टर शुरू करते हैं तो वही बता देंगे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ये इजी है। अगला है, मैंने क्या लिखा अगला कि निम्न में से कौन पदार्थ है, आपको छांटना है कि कौन सा पदार्थ है। तो आप सिंपल सा ये माइंड में रखें कि जिसमें द्रव्यमान हो, ठीक है, जो स्थान घेरे उसको द्रव्यमान कहते हैं। जैसे कुर्सी स्थान घेरता है, उसमें द्रव्यमान भी है वायु। तो वायु मांगे चलिए आप एक बलून में भर दें, तो बलून में भरेंगे तो वहाँ कुछ स्थान लेगा वायु भरने में, और वो बलून भर दिया वायु तो जो कोई जगह घेरेगा, जहाँ भी रखेंगे वो जगह घेरेगा, तो क्या हो गया, वो भी क्या एक तरह से पदार्थ हो गया। लेकिन गिरना कभी देखे हैं, इसका वजन नापे हैं कभी, तो उसको वजन नहीं किए हैं गिरना, तो गिरना क्या मेरा वस्तु नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा गिरना। आपको इस तरह से कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ एक ठो उदाहरण लिया, ठीक है, ये समझाने के लिए आपको कि मतलब पदार्थ यदि आप कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप क्या कंसेप्ट लगा के आंसर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई भी सेट उठा के देखें या फिर कहीं गेस वगैरह पर आता है, लेकिन आप कंसेप्ट सबसे मेन है, कंसेप्ट यदि कंसेप्ट समझ लिए तो कोई भी क्वेश्चन पूछिए उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला आपका है कि जैसे मैंने देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ था दो का फुल फॉर्म, एलपीजी और सीएनजी। तो एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और इसका इंग्लिश में क्या होता है, ठीक है, इसका इंग्लिश में एलपीजी का वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, सीएनजी का भी आप कमेंट करके बताएं कि इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, मैं इसके लिए एक क्वेश्चन आपके लिए एक छोड़ रहा हूँ, ये होमवर्क एक तरह से समझ लीजिए, आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि एलपीजी और सीएनजी का फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होता है। हिंदी में नहीं बता रखा है, आपको पूछेगा तो हिंदी में, इंग्लिश में नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आप इन नेट वगैरह से जिससे भी सर्च करें कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन क्या है कि किसी तत्व के द्रव्यमान, यहाँ किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन मतलब ये बोल रहा है कि द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन मतलब द्रव्यमान बटा आयतन को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं घनत्व। ठीक है, मतलब घनत्व को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा, जैसे मैंने पीछे बताया था कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और घटाने पर घट जाएगा। इसको भी ये उल्टा ही पूछ सकता है। ठीक है, ताकि किसी तरह से पूछे आप उसको याद रखें, मगर हाँ एक कंसेप्ट रखें कि तापमान जो होता है समानुपाती होता है, यदि बढ़ाएंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा और घटाएंगे तो घट जाएगा। समानुपाती उसी को बोलते हैं कि यदि एक चीज़ बढ़ाएं तो दूसरा चीज़ भी बढ़ जाए, या फिर एक चीज़ को घटाएं दूसरा चीज़ भी मेरा घट जाए, तो उसको बोलते हैं समानुपाती। ठीक है, अगला है कि न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है कहलाता है। कि जैसे एक बर्फ़ है, ठीक है, आप उसको किसी टेम्परेचर पर रखें और वो पिघल के क्या बन जाए, पानी, तो मेरा जो जिस तापमान पे मेरा पानी बना तो उसको क्या बोलते हैं, तो उस वस्तु का बोलते हैं गलनांक। बर्फ़ का गलनांक इतना है, ठीक है, जो द्रव में पिघल गया तो उसको बोलते हैं क्या, गलनांक। किसी भी वस्तु जो पिघल कर द्रव बन जाता है उसे उस वस्तु का गलनांक कहते हैं। और जब आपका बर्फ़ का गलनांक होता है वो कितना होता है, 273.15, या इसको बोल सकते हैं 273 राउंड ऑफ करके केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला है कि ठोस में द्रव से बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। मतलब ठोस से द्रव, जैसे अभी मैंने बताया क्या कि आपका बर्फ़ है वो पानी बन गया, तो ये जो प्रक्रिया हुआ वो कौन सा प्रक्रिया हुआ, तो इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा संगलन बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, संगलन, इसको संगलन। ठीक है, अगला है आपका कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान रहता है। जैसे बर्फ़ पिघल के पानी बन गया तो इसका जो तापमान हुआ वो बदला, बढ़ा या घटा या समान रहा। तो याद रखिए कि यदि आपका ठोस से द्रव बना, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, आपका समान तापमान रहेगा। ठीक है, आप इसको याद रखें।
अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को द्रव में बदलने के लिए पर्याप्त उष्मा खाली स्थान कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल डिफिनेशन पूछ दिया कि एक kg वायुमंडलीय दाब पर यदि हम ठोस को रखें और वो द्रव में बदल जाए, मतलब बदल जाए, तो किसी उष्मा देकर हमें उष्मा दिए और वो ठोस से क्या द्रव में बदल गया, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब उस उष्मा को क्या कहते हैं, तो उस उष्मा को बोलते हैं संलग्न की प्रसुप्त उष्मा, ठीक है, उस उष्मा को बोलते हैं। तो आप इसको सिंपल सा डिफिनेशन है, अब इसका डिफिनेशन लिखाएंगे सर, पढ़े होंगे, ठीक है, जब आप मतलब चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अगला देखिए यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ देखिए क्या लिखा है कि डिग्री सेल्सियस से अधिक केल्विन में बदलेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 273 जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए 0 डिग्री सेल्सियस को मैं केल्विन में बदलना चाह रहा हूँ, तो इसमें क्या करूँगा, 0 में जोड़ दूंगा, तो 0 जोड़ दूंगा तो कितना 0 में 273 जोड़ दूंगा तो 273 आएगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होगा, 273 केल्विन, दोनों ये आपस में बराबर होता है, ठीक है। इसी का उल्टा यदि आप केल्विन में हैं और जा रहे हैं डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करेंगे, 273 घटा देंगे, ठीक है। आप इस तरह का क्वेश्चन है दिया एनसीईआरटी में, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है कहलाता है। जैसे आप मतलब द्रव किसी मतलब जहाँ उष्मा आ रहा है, जैसे हम कोई चूल्हा वगैरह पर रखें और द्रव क्या उबलने लगा, तो कोई तापमान ऐसा होता है जिस पर द्रव उबलने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे अभी मैंने क्या बोला कि वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक। तो जल का जो क्वथनांक होता है, मतलब जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे। यदि इसको हम केल्विन में करेंगे तो कितना होगा, 373 केल्विन में क्या होता है, द्रव मतलब जल हो उबलने लगता है, ठीक नहीं, तो उसका क्वथनांक कितना हो जाएगा आपका 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। मतलब जैसे आप जानते हैं क्या कि ये क्या है, ये ठोस है, ठीक है, ठोस, ये द्रव और ये गैस, ठीक है। तो जब ठोस से द्रव होगा उसके बाद द्रव से गैस होता है, लेकिन ऐसा भी कंडीशन होता है कि ठोस से सीधे गैस में चेंज हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक ना। उसका कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे आप कपूर देखेंगे तो कपूर को जब अधिक कपड़ा में रखते होंगे तो क्या होगा, आप कुछ दिन के बाद देखते हैं कपूर गायब है, तो गायब कहाँ गया, तो वो गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वो मतलब खत्म हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। मतलब शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है, आपको वहाँ कुछ ऑप्शन दे देगा। जैसे मेरा इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और इसके अलावा 3 दे देगा, नाइट्रोजन दे सकता है, ऑक्सीजन दे सकता है और कुछ दे सकता है। तो मतलब आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको मतलब शुष्क बर्फ कहते हैं, तब इसको आप याद रखेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ तो मैंने इसलिए लिख लिया हूँ, ठीक है। अगला है आपका किस दाब पर ठोस CO2 द्रव में आए बिना गैस CO2 में बदल जाता है। मतलब जब ठोस CO2 को हम किसी प्रेशर में रखते हैं, दाब पर रखते हैं, ठीक नहीं, तो क्या होता है, सीधे CO2 ठोस से गैस में बदल जाता है, ठीक नहीं, तो कितना होता है, तो आपका होता है 1 ATM, यानी इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक ना। उस दाब पर क्या होता है, जो आपका ठोस CO2 है वो गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगला आपका कि गीला कपड़े सूख जाते हैं क्यों, गीला कपड़ा क्यों सूख जाता है। आप देखते होंगे कि गीला कपड़ा को मतलब धूप में रखते होंगे तो क्या होता है, वो सूख जाता है, तो बहुत लोग बोलते हैं धूप के कारण। तो यदि आप उसको छाव में रखते हैं तो भी सूख जाता है, क्यों, क्योंकि वाष्पीकरण के कारण उसका वाष्पीकरण होता है, ठीक है। जब सूर्य की रोशनी पड़ता है तो उसका वाष्पीकरण होता है, उसको हीट पड़ता है, सिंपल सा हीट पड़ता है, तो क्या होता है, उसका वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के कारण सारा द्रव जितना भी है उसमें कपड़ा में वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, इस कारण वो सूख जाता है। और इसका वाष्पीकरण का बहुत सारा एग्जाम्पल, जैसे घड़े का पानी ठंडा होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है, या फिर आपको ये पूछ सकता है कि गर्मी के दिन में हम सूती कपड़ा क्यों पहनते हैं या पहना जाता है, तो इसका कारण भी वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, वो थोड़ा ठंडा हमको महसूस दिलाता है, ठीक है। तो आप आंसर डालेंगे वाष्पीकरण, ये आप पढ़ेंगे इसका वाष्पीकरण का जितना भी मतलब एप्लीकेशन है, कारण है, वो किस किस में वाष्पीकरण होता है, ठीक है, इससे हमको क्या फ़ायदा होता है। तो आपको पूछा जाए कि गीला कपड़ा सूख
जाते हैं क्यों, तो आप वहाँ सिंपल से लगाएंगे, वाष्पीकरण के कारण गीला कपड़ा सूख जाता है। ठीक है, अगला है क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परावर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि क्वथनांक क्या होता है, जिस पर द्रव उबलने लगता है। ठीक है, उबलने लगता है, तो उबलने लगता है तो उससे कम तापमान पर, उससे क्वथनांक से कम तापमान पर, जैसे मान लीजिए किसी का 10 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक है, तो यदि 9 डिग्री सेल्सियस में वस्तु भाप बनने लगा तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण कहते हैं। ये वाष्पीकरण का आपका मतलब फॉर्मूला इस तरह से बोल सकते हो, फॉर्मूला नहीं, डिफिनेशन पूछ दिया। ठीक है, आपको डिफिनेशन पूछते कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं। अगला है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की जल की बूंदें क्यों नजर आती है। मतलब आप जब जैसे कि मान के चलिए कोई ठंडा पानी पीते होंगे, या फिर आप मान के चलिए बोतल में या गिलास में जब आप बर्फ़ वगैरह रख देते होंगे, तो देखिएगा कि आपका जो तली है उसमें थोड़ा थोड़ा बूंद की तरह दिखाई देता है। तो ये क्यों देता है, तो इसका कारण भी क्या है, आपका वाष्पीकरण। ठीक है ना, वाष्पीकरण इसका भी आंसर होगा। तो चलिए, आपका ये इस प्रकार आपका ये पूरा चैप्टर 1 का कंप्लीट हो गया। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा तो लाइक करें। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप यदि इतना अच्छे से कर लेते हैं तो मैं आपको कोई सेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से अपना एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से कर लें, आप इसको याद रखें, जितने भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं, आउटरी पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं उसको भी आप लिख रहे हैं और अच्छे से तैयारी करें। तो आई होप आपको ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा एग्ज़ाम में। अभी तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो उसमें हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, और मैं कुछ नहीं मतलब 90 to 95% आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए, क्योंकि कोई भी अगर गेस पेपर लेंगे तो आप 100% क्वेश्चन मैच नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बाहर से डाल देता है। तो आगे अब मैंने यहाँ पर मेनली कंसेप्ट पर फोकस किया। यदि आपको कंसेप्ट सीख गए होंगे तब तो आसानी से कर सकते हैं, जो बाहर से भी क्वेश्चन पूछ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।